वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी क्लास 12 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले एजर्शन को देखिए। एजर्शन कह रहा है फुटलूस इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। बिल्कुल सही है। रीजन को देखिए, they largely depend on component parts which can be obtained in specific places। जब किसी भी इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट पार्ट्स की स्पेसिफिक प्लेसेस में अवेलेबिलिटी होगी तो उसका लोकलाइजेशन उस रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री वाले एरिया में ही या उस रॉ मटेरियल बेस्ड इनपुट वाले एरिया में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। फुटलूस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसके कंपोनेंट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी स्पेसिफिक प्लेसेस में ना होके हर एक जगह पे ये एवरी प्लेस में कहीं ना कहीं हमें होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे एजर्शन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में बी फॉर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका यूज कहाँ पे हो सकता है? फैमिली कंजम्पशन और सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल करने के लिए लोकल मार्केट्स में, और बार्टर सिस्टम या गुड्स एक्सचेंज करने के लिए भी कई बार हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज का यूज करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? तो कौन सा पेयर यहां पे करेक्ट नहीं है? 1 2 3 4 इन सभी को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। 1 नंबर में है मेकिंग पोर्ट्स हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर पोर्ट्स मेकिंग की बात करें तो वह हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग को दिखा रहा है, एक सही है। 2 को देखें, वीविंग अ बैम्बू बास्केट मे बी यूज फॉर बार्टर पर्पस। जो भी हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री के जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसका कुछ अमाउंट हम बार्टर सिस्टम के लिए भी रिमोट एरिया में यूज होता हुआ देखते हैं, तो 2 बिल्कुल सही है। 3 को देखें, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इंटेंसिव। अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे मशीन का इन्वॉल्वमेंट हमें कम दिखता है, वहाँ पे हमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखता है। 3 यहाँ पे रॉन्ग है। 4 को देखें, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर रीजनल कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें, हाईली स्पेशलाइज्ड और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक ट्रेडिशनल लार्ज स्केल के अलावा जो हाईटेक इंडस्ट्री थे वो उसके फीचर को दिखाता है, तो 4 भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो 3 and 4 इज नॉट करेक्ट और नॉट अप्रोप्रिएट। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब है आपसे एक प्रकार के ऑड को ये पूछ रहा है, तो कौन सा मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में हम किसे नहीं रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखें, एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल होती है। 2 को देखें, रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, 2 भी सही है। 3 को देखें, स्पेशलाइज्ड ट्रेंड स्किल्ड वर्कर, 3 भी सही है। 4 को देखें, ओनली इन्वॉल्व वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। अगर वेट लूजिंग रॉ मटेरियल की बात करें तो वेट लूजिंग और नॉन वेट लूजिंग दोनों प्रकार के मटेरियल्स का यूज ट्रेडिशनल या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमें होता हुआ दिखता है। तो 4 ओनली वर्ड इज प्रॉब्लमेटिक। सो यहाँ पे ओनली के कारण 4 का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमें रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। अगर 5 को देखें, इंडस्ट्रीज में बी इको फ्रेंडली और स्मोक स्टेक। इको फ्रेंडली का मतलब क्या? जो हाईटेक इंडस्ट्रीज होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वो इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल में जो होते हैं, जो जनरली हैवी इंडस्ट्री या जो जनरली बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में लाइक द मेटलॉजिकल आयरन स्टील आते हैं, वो पॉल्यूटेड या एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें होता हुआ दिखता है। सो ऑप्शन नंबर 1 2 3 और अगर 5 को देखें यहाँ पे तो ये हमें सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 4 इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज ओनली वर्ड ने इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या किया है? खराब किया है। सो द राइट आंसर ओनली 4 इज नॉट
इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन और रीजन को पहले अच्छे से देखें, उसके बाद ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। एग्रो बिजनेस और एग्री बिजनेस फार्म्स आर मैकेनाइज्ड, लार्ज इन साइज, हाईली स्ट्रक्चर्ड, रिलायंट ऑन केमिकल्स एंड मे बी डिस्क्राइब्ड एज एग्रो फैक्ट्रीज। रीजन कह रहा है यहाँ पे एग्री बिजनेस इज कमर्शियल फार्मिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल ऑफन फाइनेंस्ड बाय बिजनेस हुज मेन इंटरेस्ट लाई आउटसाइड द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एजर्शन ये कह रहा है कि एग्रो बिजनेस जो फार्म्स होते हैं मैकेनाइज्ड है, साइज उनका बड़ा है, स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, केमिकल्स का पेस्टिसाइड्स का यूज क्यों किया जा रहा है, ताकि उन एग्रो फैक्ट्रीज से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि उसके पीछे हमारा सब्सिस्टेंस इंटरेस्ट ना दिखकर हमारा एग्रीकल्चरल कम कमर्शियल इंटरेस्ट हमारा वहां पे ज्यादा दिखता है। एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर is the right explanation or the logical explanation of assertion as an A. Next one, the industry whose products are used to make other goods be using them as raw material। कोई भी एक ऐसा इंडस्ट्री जिसके फिनिश्ड गुड्स को किसी दूसरे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल या एज एन इनपुट मटेरियल यूज करते हैं, जो किसी दूसरे इंडस्ट्री को फाउंडेशन देता है उसके तरह, या उसको डेवलप करने के लिए एक बेसिक इंडस्ट्रीज की तरह अपना रोल प्ले करता हुआ दिखता है, दिस इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉन बेसिक इंडस्ट्री। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स के लिए गुड्स या कमोडिटीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है या प्रोडक्शन करती है, जिसे हम डे टू डे लाइफ में कई बार FMCG प्रोडक्ट्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कई बार रखते हैं। एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ओनली बेसिक इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ रूर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप। यूरोप के रूर इंडस्ट्रियल रीजन के कौन कौन से प्रॉब्लम्स बाद में सामने आए। डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन, कोल जो अपने आप में एक नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स होने के कारण उसका रिजर्व एक बार समाप्त हो जाने के कारण फिजिकल और केमिकल रिन्यूएशन के द्वारा उसे दोबारा रिन्यू करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोल का जो डिमांड वहाँ पे डिक्लाइन हो गया, एक यहाँ पे बिल्कुल सही है। दो को देखें, इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉब्लम जो हमें लार्ज स्केल में, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल वाले एरिया में जनरली दिखता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को भी हम लोग यहाँ से कहीं ना कहीं देख सकते हैं। आयरन ओर वॉज एग्जॉस्टेड, 4 भी सही है। लेकिन वाटरवेज या राइन वाटरवेज के नज़दीक होने के कारण उस रूर इंडस्ट्रियल डेवलप एरिया का एक बहुत ह्यूज हमें डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है, जो बाद में एक न्यू रूर लैंडस्केप के फॉर्म में भी डेवलप हुआ। तो वाटरवेज उसका प्रॉब्लम नहीं है, वाटरवेज ने उस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप करने में एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सो 1 2 3 4 मेजर प्रॉब्लम्स की तरह हमें रूर इंडस्ट्रियल रीजन में होते हुए दिखते हैं। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन मिनी स्टील मिल। मिनी स्टील मिल का मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन स्टील मिल। एक होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक होता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर या जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं जो आयरन और एज अ रॉ मटेरियल से आयरन स्टील को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो मिनी स्टील मिल्स होते हैं वो स्क्रैप बेस्ड या कबाड़ या पुराने लोहे को ही दोबारा रिसाइकिल करके उसे दोबारा स्मेल्ट करके गला के वो स्टील के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आयरन स्टील मिल्स की बात करें तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में स्क्रैप का या पुराने लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इस कारण से वहाँ पे वेट लूजिंग रॉ मटेरियल की उनका कंपल्सन नहीं होने के कारण वो रॉ मटेरियल बेस्ड एरिया पे उनका लोकलाइजेशन ना देखकर हमें मार्केट बेस्ड लोकलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मिनी स्टील प्लांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे इनपुट जो है या रॉ मटेरियल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट से कम इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 बोथ आर correct, so the right answer option number C, both. Next one, which of the following pair is not appropriate or incorrect? कौन सा पेयर इसमें appropriate नहीं है या correct नहीं है या incorrect है? अगर मॉरिस विले की बात करें जो हमें अटलांटिक कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका या यूएसए का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल या आयरन स्टील का सेंटर दिखता है, एक बिल्कुल सही है। 2 को देखिए, चिकागो की बात करें जो वन ऑफ द मेजर आयरन स्टील हब
along the Great Lakes region. 3 की बात करें, अल्बामा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ आयरन स्टील इन नॉर्थ एप्लेशियन रीजन। अगर पिट्सबर्ग की बात करें जो अब रस्ट बोल कहलाता है वो नॉर्थ एप्लेशियन रीजन में है, लेकिन अगर अल्बामा की बात करें वो साउथ एप्लेशियन रीजन में, नॉर्थ एप्लेशियन या पिट्सबर्ग से हमें आयरन स्टील फैक्ट्रीज का अगर मूवमेंट साउथ एप्लेशियन रीजन या अल्बामा में होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अप्रोप्रिएट। अल्बामा साउथ एप्लेशियन में है, लेकिन एज पर दिस यहाँ पे ऑप्शन देखे तो ये नॉर्थ एप्लेशियन को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इनकरेक्ट। कौन सा पेयर इसमें गलत नहीं है या सही है। हैंडलूम सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वर्कर। हैंडलूम सेक्टर की बात करें एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराता है, लेकिन वहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर्स का हमें ज़्यादा एंगेजमेंट दिखता है, गलत है। मिल सेक्टर की बात करें लेबर इंटेंसिव विद फाइन क्लॉथ। मिल सेक्टर में हमें लेबर इंटेंसिव कम, हमें मशीन का या मशीनरी वर्क हमें थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा दिखता है। पावरलूम सेक्टर की बात करें तो लेस लेबर इंटेंसिव है, मोर मशीन इंटेंसिव एंड हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सो एज पर दिस क्वेश्चन द right answer is option number 3 or option number C. नेक्स्ट वन अगेन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले एजर्शन और रीजन स्टेटमेंट को हमें अच्छे से इवेलुएट करना है, देखना है, समझना है। एजर्शन कहता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी and quaternary revolve around obtaining and utilizing resources necessary for survival। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ उन प्रकार के चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जो सर्वाइवल के लिए या रिसोर्सेज को और मीनिंगफुली यूटिलाइज करने के लिए जरूरी होता है। एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन को देखें, सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू to natural resources by transforming raw material into valuable products। एजर्शन कह रहा है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिसोर्सेज को हम और ज़्यादा यूटिलाइजेबल या मोर मीनिंगफुली यूटिलाइजेबल बनाते हैं ताकि वो हमारे ईच एंड एवरी नीड्स को मीनिंगफुली फुलफिल कर सके। लेकिन आर कह रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटी के द्वारा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, प्रोसेसिंग के द्वारा हम प्राइमरी गुड्स को मोर सोफिस्टिकेटेड एनरिच गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ए एंड आर बोथ आर राइट, लेकिन आर कहीं से भी लॉजिकली एजर्शन के नजदीक जाता हुआ नहीं दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग। किसे आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रोड्यूसिंग हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील। हैंडीक्राफ्ट्स का यूज करते हुए आयरन स्टील मोल्ड करना। सेकंड थिंग, असेंबलिंग मैकेनिज्म। अगर हम लोग इसकी बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसमें असेंबली लाइन हमें जनरली ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग डन विद ओनली मॉडर्न पावर एंड मशीनरी। फिर देखिए जहां पे भी ये ओनली वर्ड आ रहा है वहां पे ये प्रॉब्लमेटिक हमें बनता हुआ दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पावर और मशीनरी का यूज करके भी हो सकता है, लेकिन वो अपने नेचर में प्रिमिटिव फॉर्म में भी हो सकता है ना। सो हम यहाँ पे सिर्फ ओनली कैटेगरी या वर्ड को लगा के ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। मास प्रोडक्शन विद स्पेशलाइज्ड लेबर। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्राफ्ट मेथड एज प्रोडक्शन नेसेसरीली इन्वॉल्व एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कि किसे क्राफ्ट मेथड की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्राफ्ट मेथड एक्सेप्ट वन। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखें, फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ फ्यू पीसेस, क्योंकि ये इमीडिएट डिमांड को, आसपास के डिमांड को, ऑर्डर को सिर्फ फुलफिल करने के लिए क्राफ्ट मेथड के थ्रू हमें मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिखता है। 1 बिल्कुल सही है। मेड टू ऑर्डर के लिए है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट आर जनरली लो ड्यू टू प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी के कारण, मेड टू ऑर्डर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के कारण इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो नहीं होता, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और 3 इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर क्राफ्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन।
नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, मैन्युफैक्चरिंग दो वर्ड है, मेन्यू का मतलब लैटिन में हैंड होता है, और पहले जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ट्रांसफॉर्मेशन होता था, उसमें मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व ज़्यादा होता था, लेकिन अब उसे मशीनी प्रोसेस ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। लेकिन फिर भी हम कई बार मैन्युफैक्चरिंग को कई बार ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के साथ साथ उस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या इंडस्ट्री के लिए इंटरचेंजेबली हम कई बार यूज़ करते हुए दिखते हैं। जैसे कई बार हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, लेकिन कई बार हम उसे सीमेंट फैक्ट्रीज या सीमेंट इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफॉर्मेशन और फैक्ट्रीज, हम इन दोनों को जनरली इंक्लूड करते हैं इंटरचेंजेबली। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑटोमेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग विदाउट ह्यूमन थिंकिंग का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑटोमेशन विदाउट एनी ह्यूमन एड और थिंकिंग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्वालिटी कंट्रोल विद रिड्यूसिंग एफिशिएंसी। जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, तो क्वालिटी हैंडलिंग के साथ साथ मशीन उसके फंक्शन को भी एनहेंस करता है, उसके एफिशिएंसी को घटाता नहीं है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो इसका सेकंड हाफ रॉन्ग है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अप्रोप्रिएट। सी को देखें, mechanization accomplishing task with the gadgets, and the fourth one is the specialization of skills, modern manufacturing. So the right answer as per this question, not correct requirement, option number B. Next one, which of the following areas involves transformation by manufacturing, processing, construction as a secondary activity? Secondary activity necessarily involves three प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन के द्वारा फार्म एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइन प्रोडक्ट्स, सी प्रोडक्ट्स, एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, डिवीजन of labor for producing more goods with least effort, vast capital, large organization, executive bureaucracy, above features are। यहाँ पे जो different types of industry like the large scale, cottage textile, cottage और the household और the small scale, तो इन सभी फीचर को हम किस टाइप के मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा इस स्टेटमेंट को देखें, complex machine technology, extreme specialization, division of labor for producing more goods with least effort, vast capital, large organizations, and executive bureaucracy, both are the या all are the important features of large scale manufacturing, option number B. Next one, modern manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller areas than that of the agriculture, because एक एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फील्ड और एक इंडस्ट्री के छोटे फील्ड में उसका सेटअप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इंटेंसिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री में चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में हमें होती हुई दिखती हैं। वहाँ पे स्किल्ड लेबर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, साइंटिफिक प्रोडक्शन के थ्रू वो मैनेज्ड ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेसेस, ऑप्शन नंबर बी, contain several large integrated factories, option number C, employ thousands of workers, and option number 4, all of the above is the right answer. Next one, assertion reason based question again. Assertion कहता है the densely populated regions of South Asia and Southeast Asia or the Monsoon Asia provide large markets for manufactured goods. अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को देखें, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को देखें, इसके साथ एशिया के सदर्न और सदर्न ईस्टर्न
और मॉनसून एशिया के पार्ट को देखें, जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट हमें मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स के लिए दिखता है। क्यों? द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। नहीं, यहाँ पे बेशक है, यहाँ पे डिमांड है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का यहाँ पे कंजम्पशन होगा, लेकिन यहाँ के लोगों का जो परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। परचेजिंग पावर हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम यहाँ के लोगों के परचेजिंग पावर को नहीं देखते हैं। वो जनरली हमें नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के लोगों के साथ हमें परचेजिंग पावर का हाई अमाउंट होता हुआ दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन, reasoning is wrong and assertion is the right, so the right answer option number C, A is true but R is false. Next one, फीचर्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट। किसे फुटलूज इंडस्ट्रीज का आप फीचर नहीं मानेंगे? लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, सही है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सेटअप, ये भी सही है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन विद वास्ट लेबर, एंड ऑप्शन नंबर 4, लीस्ट डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल में बी वेट लूजिंग। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे कम से कम डिपेंडेंसी है, जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया भी था, लेकिन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन विद वास्ट लेबर यहाँ पे नहीं होता है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और 3। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन सभी सवालों के डिस्कशन, उनके कंसेप्ट के डिस्कशन से सेकेंडरी एक्टिविटी चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 ज्योग्राफी को समझने में आपके लिए बहुत हेल्प हो पाएगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। आने वाली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ रखेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।